नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही परिवार। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बन रहा है मेटल। आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका केमिस्ट्री की 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। मेटल में आपने पिछले टर्न पे दोस्तों कुछ पढ़ा भी था। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी? इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी? क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों कि इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताइए कि इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। जैसा कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको मैंने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप होता है उसको आप क्या कहते हैं? तो आप उसको कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको एल्कली मेटल। ठीक है, देखिए आप, एल्कली माने होता है क्षारीय धातुएं, क्षारीय मेटल यानी कि क्षारीय धातुएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली? तो एल्कली का मतलब होता है क्षारीय। ठीक है, तो उस फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्षारीय धातुएं ही कहते हैं। और उसमें देखेंगे कौन कौन से तत्व होते हैं। तो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप, और आपका फ्रांसियम। ठीक है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हैं आपकी फर्स्ट ग्रुप की धातुएं। ठीक है, जिन्हें आप धातु कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका Na यानी कि सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किसे सिल्वर हैलाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिएगा। इनमें से किस सिल्वर हैलाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा AgI। AgI को आप और किस नाम से जानते हैं? तो आप इसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। जब खेत खलियानों में, जंगल वगैरह में आग लग जाती है तो इसी सिल्वर आयोडाइड का बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। समझे बात को दोस्तों आप? चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग मतदान की स्याही बनाने में किया जाता है? मतदान की स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मतदान की स्याही बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे AgNO3। ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इनमें से कौन सल्फाइड अयस्क बनाएगा? इनमें से कौन सल्फाइड अयस्क बनाएगा? तो यहाँ पे लेड भी बनाएगा आपका, Ag, चांदी भी बनाएगा, पारा भी बनाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। डी ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है? सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है दोस्तों? पारे का। सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है? पारे का। ठीक है दोस्तों, अब आपको मुझे बताना है कि चांदी का मुख्य अयस्क कौन सा है, लेड का मुख्य अयस्क कौन सा है और फेरस यानी कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, किस धातु की चादर का प्रयोग खाद्य पदार्थों की सजावट में किया जाता है? आप जानते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम फॉयल आता है, आप जानते हैं, जिसमें आप रोटी वोटी पैक करके चीज़ों को गर्म रखते हैं। तो खाद्य पदार्थों की सजावट में एल्युमिनियम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्विक सिल्वर निम्न में से किससे संबंधित है? क्विक सिल्वर निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा पारा। क्विक सिल्वर किससे संबंधित है? तो आंसर क्या लगाएंगे आप दोस्तों? पारा लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि इनमें से जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और निकल,
इन तीनों में से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? फटाफट से आप आंसर मुझे दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर आप मुझे सेंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे जिंक। क्या आंसर होगा दोस्तों? जिंक। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है, कौन सी धातु? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, जिंक को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करा दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो 2HCl, ठीक, क्या बनेगा? ZnCl2। ZnCl2 मतलब कि जिंक क्लोराइड और पानी की और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये आपका निकलेगा। बात समझे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि इनमें से किस धातु की चादर का प्रयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग में करते हैं? तो आंसर आपका वही एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए दोस्तों देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? आंसर होगा आपका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपके आज के जो क्वेश्चन थे मेटल के वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको अब दूसरी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ फटाफट से, तो वो रहेगी हमारी बेस पीरियोडिक टेबल पर। चलिए फटाफट से आते हैं हम आवर्त सारणी पे दोस्तों, और हमारा आवर्त सारणी का पहला क्वेश्चन है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता। दोस्तों आवर्त का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? तो आवर्त का मतलब होता है जो भी इस तरह से आप लिखें आवर्त सारणी में, ठीक है ना, उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और खड़ी लाइन में जो भी आप लिखते हैं उन्हें हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं कि संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में पूछे हैं कि अगर हम बाएं से दाएं चलें, बाएं से दाएं मतलब इस तरह से अगर हम चलते हैं तो संयोजकता पर क्या असर पड़ता है? तो यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। आपका टिक भी लगाया हुआ है मैंने, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें एक आवर्त लेना पड़ेगा, तो चलिए ले लेते हैं सोडियम। ठीक, फिर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, फिर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर उसके बाद आ जाएगा फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, एंड देन लास्ट में ऑर्गन। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। अब देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, फास्फोरस का सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फ़र की बात करें तो इसका होता है 16, और आपकी क्लोरीन का होता है 17, ऑर्गन का होता है आपका 18 यानी कि 18। तो आप इतनी चीज़ें तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, बताइए इतनी चीज़ें समझे आप? अब देखिए अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो आएगा 281। कितना आएगा दोस्तों? 281। अब देखिए ये जो एक इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? ये डोनेट करेगा और बनाएगा क्या? Na+ बनाएगा, Na+। वो बोलिए दोस्तों, Na+ बनाएगा। ठीक है, अगर ये Na+ बनाएगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी वैलेंसी सोडियम की? तो आप कहेंगे 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम का देखते हैं, इसको फटाफट से नोट करिए, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। देखिए ठीक है, नोट हो गया होगा अगर आपका, तो चलिए देखते हैं अब मैग्नीशियम का। चलिए अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का होता है 12, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 282। ठीक, और देखिए इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दो दो डोनेट करेगा और बनाएगा क्या? Mg++, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2, मतलब कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई? 2। क्लियर हो रही बात? अब आपको देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ये पता चल गया है। अगर आप देखें एल्युमिनियम, इसके बाद एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम का होता है 13, मैंने बताया आपको, 2 8 3, 3 डोनेट करेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। तो आप देख रहे हैं कि जब बाएं से दाएं हम चल रहे हैं तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, बढ़ रहा है वैलेंसी, सही। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं कहाँ पे? सिलिकॉन पे। सिलिकॉन पे हम गए तो देखिए सिलिकॉन का होता है 14, 2 8 4, 2 8 4। अब मैंने आपको बताया कि भाई 4 से अगर कम हो, 4 से अगर कम हो
तो हम डोनेट कर देते हैं, 4 से अगर ज़्यादा हो बाहरी कक्षा में तो हम ग्रहण कर लेंगे, एक्सेप्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर 4 हो तो क्या करेंगे? अगर 4 हो तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि अगर 4 हो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अपनी सुविधा अनुसार डोनेट भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। मतलब सिलिकॉन की वैलेंसी हो जाएगी 4, -4, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे थे कि पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 वैलेंसी थी, अब 4 हो गई वैलेंसी। ठीक है, अगर हम प्लस का लेते हैं तो मान लीजिए 4 हो गई वैलेंसी, तो यहाँ तक लगातार आपने देखा कि बढ़ रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम सिलिकॉन को क्रॉस करके फास्फोरस पे पहुंचेंगे, अब देखो फास्फोरस का 15, वैसे ही हो जाएगा इसका 2, 8, 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 4 से ज़्यादा हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? अब एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉनों को फास्फोरस और बनाएगा अपना अष्टक। तो 5 में आपने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा और अष्टक पूरा किया। ठीक है ना, अष्टक आपने 3 जोड़ के पूरा किया, लेकिन इस बार किया क्या है? एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया है तो वैलेंसी हो जाएगी माइनस में। कितना बार माइनस लिखना है ये डिपेंड करता है वैलेंसी पे। तो वैलेंसी कितनी है? 3 है, तो 3 बार माइनस चार्ज लगा दीजिए, वैलेंसी 3 हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो अब आपने देखा यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने एक चीज़ देखा दोस्तों कि पहले वैलेंसी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर -3। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो -2, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो -1 होगा, और लास्ट में ऑर्गन की वैलेंसी आ जाएगी 0, क्योंकि ऑर्गन अपने आप में खुद ही पूरा है। उसका इलेक्ट्रॉनिक उसका है आपका 18 होता है एटॉमिक नंबर, और उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288, और ये खुद में अष्टक पूरा कर रहा है, तो ना ही किसी को देगा और ना ही किसी से लेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी दोस्तों? 0 होगी। ऑर्गन की वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि पहले बढ़ रहा है, फिर -3, -2, -1, 0, घटना शुरू हो गया। ठीक, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, आपका यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन का मैंने बताया आपको प्लस और -4 वैलेंसी होती है। ठीक है, मतलब ये कैसा नेचर दिखा रहा है? यह आपको अम्लीय भी दिखा रहा है, यह आपको अम्लीय नेचर दिखा रहा है, यह आपको उभयधर्मी, अम्लीय और क्षारीय दोनों दिखा रहा है। मतलब कि यह आपको उभय धर्मी नेचर दिखा रहा है। तो सिलिकॉन क्या होगा? तो आप कहेंगे उभय धर्मी होगा। सिलिकॉन क्या है? उभय धर्मी है। ठीक है, प्रकृति से उभय धर्मी है, या फिर एम्फोटेरिक आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, एम्फोटेरिक भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन सामने लिखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन मेटालिक नेचर इफ एलिमेंट्स विल बी। लिखा है किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो तत्वों की धात्विक प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की धात्विक प्रकृति डिक्रीज होती है, कम होती है। क्यों? सोडियम को मैंने बताया धातु है, 1 वैलेंसी होती है इसकी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैं मेटल पढ़ा रहा था, 4 से अगर कम वैलेंसी है तो वह सभी क्या होंगी? धातुएं होंगी। और धातुओं की पहचान है कि वह धन आयन दर्शाती हैं। देखिए धन आयन दर्शाती हैं। ठीक है ना, आप देख रहे हैं। तो 4 से कम वैलेंसी जिसकी, वो धातुएं होंगी। अब देखो जैसे जैसे वैलेंसी हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं की ओर, वैसे वैसे आपकी धात्विक नेचर क्या होगा? घटता जा रहा है। अब एक समय हम 4 पे पहुंचे, फिर हम जाएंगे -3 पे, और -3 पे देखिए आप धातु नहीं है, अब क्या है? अब धातु नहीं है, अब अधातु हो रही है। अब चलिए तब फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड आपका सिलिकॉन है। ठीक है ना, सिलिकॉन कैसा ऑक्साइड दोस्तों? आपका उभयधर्मी है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है।
ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो +-4, ठीक है। और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो 14 होता है, 2 8 4। इसका आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा दोस्तों, किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी। तो दोस्तों तो आप जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं कि धातुएं डोनेट करती हैं क्या, अपने बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम को ले लें तो मैग्नीशियम क्या करता है बताइए दोस्तों। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो आप इसको तोड़िएगा तो 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 को त्यागेगा तब क्या हो जाएगा, धनायन बना लेगा, ठीक है, समझे आप। तो आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और बी, आप जान रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम, ये किस ग्रुप की तत्व हैं, किस ग्रुप के तत्व हैं। तो आपका आंसर होगा सेकंड ग्रुप के तत्व हैं। सेकंड ग्रुप के तत्व हैं कौन कौन से, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सेकंड ग्रुप है आपका, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम, इसको हम लोग एल्कली मृदा धातुएं यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, या फिर आप मृदा क्षारीय धातुएं कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं, यानी कि क्षारीय धातुएं हम पहले ग्रुप को कहते हैं, और क्षारीय मृदा धातुएं दूसरे ग्रुप को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको मैं दूसरे ग्रुप भी बता ही देता हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे बेरिलियम, ठीक है ना। सबसे पहले बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक, ये हो गया दोस्तों। फिर आएगा आपका बेरिलियम, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक। तो आप दोस्तों देख रहे हैं, इसको आप याद कैसे करेंगे, तो ये एक चीज़ आप ट्रिक जान लीजिए कि BMgCa SrBa और Ra, ये आपका सेकंड ग्रुप के तत्व हो गए। इनको आप किस नाम से जानते हैं, तो इनको आप एल्कली अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और देखिए आपका बेरियम आ गया इसमें, ठीक है ना, आपका कैल्शियम भी आ गया और आपका मैग्नीशियम भी आ गया, ठीक। तो ये तो 4 धातुएं हो गई, बचा कौन सा, सी। तो सी ही आपका आंसर होगा यहाँ पे, अम्लीय, ठीक है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है, जल्दी ही बताऊंगा, और बेहतरीन ट्रिक रहेगी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे अगर हम उतरते हैं तो तत्वों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम और फ्रांसियम, ये तत्व आपके फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि यह भाई हाइड्रोजन आपका, जैसे लिथियम आपका क्षारीय धातु है तो सोडियम नीचे उतरेंगे तो अम्लीय हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब अगर इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं ऊपर से नीचे के क्रम में, वह सभी एक ही रासायनिक प्रॉपर्टीज दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अब हम आयनन ऊर्जा की बात करेंगे कि इनमें से किसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है आपको, आयनन ऊर्जा जो है आपका, ये रेडियस पे काम करता है, रेडियस पे काम करता है। अब हम किसी ग्रुप की रेडियस कैसे निकालते हैं दोस्तों, अब हमें इस बारे में बात करनी है कि अगर हम बात करें तो किसी ग्रुप की हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे हम लिथियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। कितना होता है, 3।
अब अगर हम लिथियम को बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया नाभिक, ठीक, और ये इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 1, बीच में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और 2 फिर 1 फिर 1, तो ये कौन सा हो गया, के ग्रुप हो गया, और ये कौन सा हो गया, एल। अगर कक्षकों को आप बांटें तो आप इस तरह से बांटते हैं के एल एम एन में, ठीक है, के एल एम एन में बांटते हैं आप, तो के और एल कक्षक में ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि नाभिक के बहुत ज़्यादा पास में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नाभिक के बहुत ज़्यादा पास में है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत कम है, इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। जैसे हम बात करते हैं अगर 11 किसका है, Na का है, ठीक है। तो देखिए केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फिर कुछ इस तरह से इतना बनेगा। यहाँ पे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है, बीच में। इसको आप तोड़िए तो 2 8 1, 2 8 और 1, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे। तो देखिए पहले हमने 2 में तोड़ा, फिर 8 अष्टक बनाया, फिर लास्ट में 1 को हमने सबसे बाहरी कक्षक में डाला, ठीक है। तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, लिथियम की तुलना में बड़ा हो गया, लिथियम की तुलना में बड़ा हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा, इसको मिटाते हैं, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को आप आयनोजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, बात समझे आप, आयनीजेशन एनर्जी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आयनन ऊर्जा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस जितनी बड़ी होगी उतनी ही आयनन ऊर्जा कम होगी, और एटॉमिक रेडियस जितनी छोटी होगी आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो अब आप यहाँ पर देख के मुझे बताइए, लिथियम आपका आंसर सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रुबिडियम जो है उसकी होती है 87, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हो जाएगा आपका रुबिडियम का यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का जो होता है भैया वो होता है आपका 19, कितना होता है, 19 होता है क्या, परमाणु क्रमांक। सोडियम की बात करते हैं तो 11, लिथियम की बात करते हैं तो 3। तो जिसका परमाणु क्रमांक कम उसका क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस भी कम होगा और आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर लिथियम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अधातु तत्व की परमाणु ऊर्जा बढ़ने के साथ उसकी क्रियाशीलता, फिर दोस्तों देखेंगे आप, किसी अधातु तत्व की परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ उसकी क्रियाशीलता पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज करेगी, यानी कि घटेगी। यहाँ पे बात की गई है क्रियाशीलता की, ठीक है। क्रियाशीलता होती क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे कि क्रियाशीलता होती क्या है। पहले सुनिए ध्यान से मेरी बातों को, देखिए जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें रुबिडियम की 87 होता है एटॉमिक नंबर, तो सबसे ज़्यादा, मतलब ये सबसे पहले क्या करेगा। अब देखिए न्यूक्लियस से जो चीज़, केंद्र से जो चीज़ जितना दूर रहेगी उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है बांधने का केंद्र के द्वारा, ठीक है, वह कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा तो वह अपनी कक्षा को जल्दी से त्याग सकेगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, फिर से सुन लीजिए, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक। मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, बात समझे आप, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा तो क्रियाशीलता भी ज़्यादा, ठीक है।
इसके पहले था एटॉमिक रेडियस और आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा तो आयनन ऊर्जा कम, लेकिन एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो उसके साथ साथ आपकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी अधातु तत्व की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए था आपका, यहाँ पे होना चाहिए था आपका डिक्रीज, डिक्रीज दिया हुआ है। हाँ तो डिक्रीज लगा ही लीजिए, बी ऑप्शन होगा डिक्रीज यहाँ पे आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आपका होगा दोस्तों डिक्रीज, ठीक है। एक चीज़ आप फिर से देखेंगे दोस्तों, फिर से आप जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर होगा डिक्रीज किसी अधातु तत्व की परमाणु त्रिज्या, ठीक है। अधातु तत्व के, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये 87 आपने जाना, जो ये 87 आपने जाना, ये क्या है, ये धातु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है अधातु के लिए, अधातु के केस में यही चीज़ उल्टी हो जाती है। मतलब देखिए धातुओं के बारे में पूछा होता तब आप इंक्रीज लगा देते, क्यों लगा देते हैं इंक्रीज, क्योंकि धातुओं के केस में जब एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तब क्रियाशीलता भी बढ़ती है, ठीक है, धातुओं के केस में। लेकिन अधातुओं के केस में ऐसा नहीं होता है, अधातुओं के केस में इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछूं तो आप कहेंगे, झट से बताएंगे 17, 2, 8, 7। अब दोस्तों देखिए आप, धातुएं जो थी, जैसे सोडियम था तो सोडियम का 11, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये एक को दान कर देता था और अपने अष्टक को पूरा कर लेता था और Na+ बना लेता था, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये एक को मांगेगा, किसी से एक को मांगेगा और मांग के अपने अष्टक को पूरा करेगा, 2, 8 और 8, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो अधातु हो गई ना। तो अधातु के केस में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज हो रहा था, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज चढ़ेगा, ठीक है। और जब भी माइनस चार्ज चढ़ेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, अधातु मानेंगे, और जब अधातु मानेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्रियाशीलता। इतनी बात क्लियर हो रही दोस्तों। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा था, ऐसा आखिर क्यों हो रहा था, ठीक है। इतनी बात दोस्तों समझ गए आप। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, अगर हम फिर से देखें चीज़ों को, थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए मैं एक आवर्त ले लेता हूँ, अभी मैंने वो आवर्त लिया था, फिर से लेता हूँ। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आपका लास्ट में हो गया ऑर्गन, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है वो तो भाई आपका जानते हैं उभयधर्मी हो गया। अब देखिए सोडियम की बात करें तो वैलेंसी 1 हो जाएगी, मैग्नीशियम की बात करें तो 2 हो जाएगी, एल्युमिनियम की बात करें तो 3 हो जाएगी, फास्फोरस की बात करें तो -3 हो जाएगी, फिर -2 हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगी और फिर 0 हो जाएगी। ये तो आप जान ही रहे हैं ना, बोलिए, ठीक है, ये चीज़ आप जान रहे हैं ना। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम बात कर लिए हैं इस चीज़ की, तो एक चीज़ और जान लीजिए आप कि ये जो आप सिलिकॉन होता है आपका, क्या सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों। जैसे 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 हम आवर्त की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम आवर्त की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, तो जैसे जैसे आपकी वैलेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती जाती है, ठीक है। ये थी आवर्त की बात समझे आप। अब फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रियाशीलता आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैलेंसी है वो लगातार बढ़ रही है। पहले कम थी, -3 थी, फिर -2 हुई, फिर -1 हुई, फिर 0 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो डिक्रीज और इधर पे इंक्रीज, ये बात समझे आप, बोलिए, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है, रेडॉन याद कर लीजिए। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा रेडॉन, ठीक है दोस्तों। इसमें से कौन सी एक स्ट्रेंजर गैस है, तो आप जिनॉन को, जिनॉन XE
NON, जिनॉन को आप स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी की कि किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे? हेनरिक मोजले, हेनरिक मोजले, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आप क्या करेंगे, एक बार इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, ठीक है ना। जो चीज़ें समझ में ना आई हों उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये चीज़ें सर हमें समझ में नहीं आई हैं, फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपकी अभी पीरियोडिक टेबल ख़त्म नहीं हुई है। ये था पीरियोडिक टेबल का पार्ट फर्स्ट, और अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल, ठीक है दोस्तों। तो अपनी वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।